हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सो गाइस, आज इस कोर्स को आगे बढ़ाते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको कवर करा दिया था राउंड टेबल समिट। तो लास्ट क्लास में आप लोग देख सकते हो, मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि हमारे 3 राउंड टेबल समिट हुए थे और इन तीनों राउंड टेबल का क्या क्या सिनेरियो रहा था 1930, 31 और 32 तीनों साल में। तो राउंड टेबल के बारे में यहाँ पर मैं डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन एक चीज हम लोगों ने यहाँ पर छोड़ दी थी, तो ध्यान रखिएगा। एक्चुअली ये जो आपका फर्स्ट राउंड टेबल समिट हुआ था, तो इसके बीच में गांधी इरविन पैक्ट हुआ था। इसकी सिचुएशन हालांकि मैंने आपको बता दी थी कि महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में पैक्ट हुआ था। और ये फोटो पर मत जाइएगा, ये जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी है बेसिकली। तो उस टाइम पर लॉर्ड इरविन भारत का वायसराय था और महात्मा गांधी, इन दोनों के बीच में पैक्ट हुआ था, जिसको गांधी इरविन पैक्ट के नाम से जाना जाता है। 5 मार्च 1931 को यह पैक्ट हुआ था। यही वो मूवमेंट था जब लॉर्ड इरविन ने महात्मा गांधी को एंटरटेन करने के लिए यहाँ पर महात्मा गांधी के सामने एक प्रपोजल रखा था कि अगर आप चाहें तो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी माफ हो सकती है। लेकिन महात्मा गांधी ने इस बात को डिनाई कर दिया था, ये कहते हुए कि भारतीय संविधान के हिसाब से किसी की मृत्यु की सजा जो बनती है वो उस पर्टिकुलर व्यक्ति को मिलनी चाहिए, और इसमें कोई गलती ब्रिटिश हुकूमत की तरफ से नहीं है। सो यही वो रीजन है जिसकी वजह से महात्मा गांधी को आज भी क्रिटिसाइज किया जाता है। सो फिलहाल अभी आगे बढ़ने से पहले अभी हम लोग इंडियन सेल्फ रूल मूवमेंट पर बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक और चीज ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर मैंने आपको सेकंड राउंड टेबल समिट में बताया था कि सारी चीजें सही चल रही थी, लेकिन महात्मा गांधी और B.R. अम्बेडकर के बीच में कम्युनल इलेक्शन को लेकर यहाँ पर विवाद हो जाता है, दोनों के बीच में बहस हो जाती है। महात्मा गांधी कम्युनल इलेक्शन के खिलाफ होते हैं और B.R. अम्बेडकर का कहना होता है कि कम्युनल इलेक्शन हमें चाहिए, दलितों को रिप्रेजेंटेट करने के लिए कोई भी नहीं है भारत में, और दलितों के हित की बात यहाँ पर कही गई थी। साथ में मोहम्मद अली जिन्ना ने भी यहाँ पर मांग कर दी थी मुस्लिम्स के लिए अलग इलेक्शन की। तो फाइनली यहाँ पर ब्रिटिश हुकूमत ने महात्मा गांधी को इग्नोर कर दिया था, और इग्नोर करने के बाद कम्युनल अवार्ड मतलब कम्युनल इलेक्शन इसी को बोलते हैं, इसको कंडक्ट करा दिया था 16 अगस्त 1932 को। और इसी इलेक्शन में भारी बहुमत से दलितों ने अपना नेता चुना था B.R. अम्बेडकर को, और मुसलमानों ने अपना नेता चुना था मोहम्मद अली जिन्ना को। तो यहाँ पर मोहम्मद अली जिन्ना और B.R. अम्बेडकर दोनों ही यहाँ पर एक्सप्लोर होकर आते हैं, बहुत ही बड़े नेता के रूप में निकल कर आते हैं, उभर कर आते हैं। लेकिन यहाँ पर महात्मा गांधी और B.R. अम्बेडकर के बीच में जो बहस हो गई होती है, इसकी वजह से इन दोनों के बीच में पैच कराना बहुत जरूरी हो गया होता है, क्योंकि महात्मा गांधी और B.R. अम्बेडकर दोनों अलग अलग रहेंगे तो जाहिर सी बात है भारत की जनता भी बढ़ जाएगी, और फिर उसके बाद स्वतंत्रता आंदोलन का होगा क्या। तो इस वजह से 24 सितंबर 1932 को मदन मोहन मालवीय और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दोनों ने मिलकर पुणे के यरवदा जेल के बाहर महात्मा गांधी और B.R. अम्बेडकर के बीच में समझौता कराया था। इसी को पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो गाइस, होता क्या है, 1937 में कम्युनल इलेक्शन तो वैसे भी आ चुके होते हैं। अब यहाँ पर 1937 में ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा इलेक्शन करा दिए जाते हैं, और इलेक्शन कराने के बाद भारत में 11 प्रोविंसेस में 11 राज्यों में से 7 राज्यों पर कांग्रेस को बहुमत मिल जाता है, मतलब कांग्रेस मेजोरिटी में आ जाती है। इट वॉज अ स्ट्रॉन्ग मैसेज टू ऑल इंडियन पीपल्स सपोर्ट फॉर कंप्लीट सेल्फ रूल। ये एक तरीके से ब्रिटिश हुकूमत को पूरे तरीके से एक मैसेज होता है हिंदुस्तानियों की तरफ से कि भाई अब हम आपका शासन नहीं चाहते हैं, हम अपनी पार्टी मतलब कांग्रेस पार्टी का ही अब हम शासन चाहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मैनर था जिसमें ब्रिटिश हुकूमत को ये पता लग चुका था कि अब भारतीय सिर्फ और सिर्फ अपने ही देश की पार्टी को चुनना चाहते हैं, अपने ही नेताओं को चुनना चाहते हैं, और ब्रिटिश हुकूमत बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। हालांकि ये बात तो पहले भी थी, लेकिन ये फर्स्ट ऐसा मूवमेंट था जिसमें इतने बड़े लेवल पर इलेक्शन को कंडक्ट किया गया था 1937 में। और जब 11 प्रोविंसेस में से 7 प्रोविंसेस में कांग्रेस आ जाती है, और उसके बाद भी कांग्रेस के हाथ में पूरी पावर नहीं दी जाती है ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ, तो भारतीयों के द्वारा इंडियन सेल्फ रूल मूवमेंट की शुरुआत करी जाती है। इसमें ब्रिटिश हुकूमत से अधिकार मांगे जाते हैं कि जब आपने इलेक्शन कराए हैं तो 11 राज्यों में कांग्रेस, 11 राज्यों में से 7 राज्यों में जब जीत कर आई है तो जाहिर सी बात है आपको कांग्रेस को पावर भी देनी चाहिए। लेकिन अगर आप पावर नहीं दे रहे हो तो यह सिर्फ और सिर्फ मनमानी है। ये सारी चीजें चली रही होती हैं 1937 के बाद से, लेकिन 2 साल बाद 1939 में आप देख ही रहे होते हो इक्वेशन पहले ही बन चुकी होती है वर्ल्ड वॉर सेकंड की, और 1939 से लेकर 45 तक अब वर्ल्ड वॉर सेकंड चलेगा। 39 में जब वर्ल्ड वॉर सेकंड स्टार्ट हो जाता है, देन द एंटायर इस केस में जब 1939 में वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होते ही ब्रिटिश हुकूमत कांग्रेस गवर्नमेंट से, कांग्रेस से यहां पर फुल सपोर्ट मांगती है।
लेकिन होता क्या है, जितने भी कांग्रेस लीडर्स होते हैं वो सब एक साथ रिजाइन कर देते हैं। उनका कहना होता है कि जाहिर सी बात है, आपने सिर्फ और सिर्फ हमें शोपीस के लिए चुना हुआ है, ये सब दिखाने के लिए है, ये सब एक दिखावा है, केवल हाथी के दांत दिखाने के हैं, कि लोगों को दिखाना है कि किस तरीके से डेमोक्रेसी है यहाँ पर। लेकिन डेमोक्रेसी जैसा तो कुछ भी नहीं है। हमारी पार्टी को सबसे ज्यादा बहुमत मिला हुआ है, उसके बाद भी आपने हमें पावर नहीं दी है, और अब उल्टा क्योंकि आप वर्ल्ड वॉर सेकेंड में पार्ट ले रहे हो, इस वजह से आप हमसे सपोर्ट चाहते हो। तो इस वजह से यहाँ पर कांग्रेस के जितने भी लीडर्स थे उन सभी ने क्या कर दिया, रिजाइन कर दिया, और फुल फ्लैश में चलाया जाने लगा था इंडियन सेल्फ मूवमेंट। इसी को सेल्फ रूल मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछता है इंडियन सेल्फ रूल मूवमेंट कब हुआ था, 1937 में। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछता है कि सेल्फ रूल मूवमेंट में कांग्रेस को कितने प्रोविंसेस में बहुमत मिला था। तो ध्यान रखिएगा 11 में से 7 प्रोविंसेस में बहुमत मिला था। एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये कौन सा मूवमेंट था जो चल रहा था। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड स्टार्ट हुआ था उस टाइम पर भारत में कौन सा स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था। तो ये इंडियन सेल्फ रूल मूवमेंट ही चल रहा था उस टाइम पर। अब देखो होता क्या है कि 1940 में, 1939 के बाद 8 अगस्त 1940 को, क्योंकि ये अगस्त का महीना होता है, उस टाइम पर भारत का वायसराय होता है लॉर्ड लिथिंगो। ब्रिटिश हुकूमत की तरफ से कांग्रेस के सामने एक बार फिर से प्रपोजल रखा जाता है कि कांग्रेस को फुल सपोर्ट देने के लिए यहां पर बोला जाता है ब्रिटिश हुकूमत को। अल्टीमेटली आप ये बोल सकते हो कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड में कांग्रेस से फुल सपोर्ट मांग रहे होते हैं ब्रिटिश हुकूमत, लेकिन कांग्रेस इसको भी रिजेक्ट कर देती है, अगस्त ऑफर को ठुकरा देती है महात्मा गांधी के कहने पर, और यहां पर मुस्लिम लीग भी इसको रिजेक्ट कर देती है। तो इसी को अगस्त ऑफर के नाम से जाना जाता है। अब ध्यान रखिएगा, इसके बाद 2 साल बाद फिर से 1942 में, 23 मार्च 1942 को भारत में क्रिप्स मिशन आता है। ये जो क्रिप्स मिशन आता है इसको लीड कर रहे होते हैं सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, इन्हीं के नाम पर इसका नाम पड़ा है क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन भी सेम कंडीशन लेकर आता है, सेम डिमांड लेकर आता है कांग्रेस के सामने, फुल कॉर्पोरेशन की डिमांड इनकी होती है कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड में आप हमारे साथ पैसे से भी मदद करिए और अपनी आर्मी से भी मदद करिए, और इसके एवज में अगर आप ऐसा करते हो तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद हम भारत छोड़कर चले जाएंगे और आपको पूरी सत्ता यहाँ की देकर जाएंगे, पूरी पावर्स देकर जाएंगे जो कि लेजिस्लेटिव पावर्स है। लेकिन कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने फिर से एक बार इसको रिजेक्ट कर दिया, और ये ही वो क्रिप्स मिशन है जिसको महात्मा गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक बोला था। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि महात्मा गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक किसको बोला था, तो आपका आंसर होगा क्रिप्स मिशन को। क्योंकि भाई पोस्ट डेटेड चेक का मतलब क्या होता है, इट इज लाइक मैंने आपको 2 महीने बाद की चेक दे दी, ओके, 2 महीने बाद जिस डेट की वो चेक है, जब आपने चेक लगाई तो मेरे अकाउंट में पैसा है या नहीं है, ये तो उसी टाइम पता लगेगा ना। अगर मेरे अकाउंट में पैसा नहीं हुआ तो आपका चेक बाउंस हो जाएगा, सीधी सी बात है, पैसा तो आपको मिलेगा नहीं। सो सिमिलरली महात्मा गांधी ने इसी वजह से इसको पोस्ट डेटेड चेक बोला कि भाई आप बोल रहे हो 1900 जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड खत्म होगा उसके बाद आप आजाद कर दोगे भारत को, आपका क्या भरोसा, आप आजाद करोगे या नहीं करोगे। इसी वजह से इसको पोस्ट डेटेड चेक के नाम से जाना जाता है। इसके बाद 1942 में, 8 अगस्त 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट की स्थापना करी जाती है, और इसको किसके द्वारा स्थापित किया जाता है, महात्मा गांधी के द्वारा। कहां पर स्थापित किया जाता है, मुंबई में इसकी शुरुआत करी जाती है। बॉम्बे उस टाइम पर बोलते थे, बॉम्बे प्रेसिडेंसी ये कहलाती थी। तो 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने बॉम्बे से क्विट इंडिया मूवमेंट मतलब भारत छोड़ो आंदोलन की स्थापना करी, और इसी में उन्होंने एक नारा दिया था, डू और डाई का, करो या मरो का इन्होंने नारा दिया था। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर स्टेट्स थे, या फिर आप बोल सकते हो कि भारत छोड़ो आंदोलन सबसे ज्यादा जोर शोर से अगर चलाया गया था किन्हीं राज्यों में, तो उसमें से उत्तर प्रदेश, बिहार, बॉम्बे और बंगाल, ये कुछ ऐसे एरियाज थे जहां पर क्विट इंडिया मूवमेंट सबसे ज्यादा जोर शोर से चलाया गया था। एक चीज यहाँ पर और ध्यान रखिएगा, क्विट इंडिया मूवमेंट तो बात हो गई 1942 की, लेकिन 1939 में इससे पहले सुभाष चंद्र बोस ने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी थी। किसकी, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की इन्होंने स्थापना करी थी, ध्यान रखिएगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने करी, तो आंसर होगा आपका सुभाष चंद्र बोस। अब देखो यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले एक चीज आप यहाँ पर समझ लो ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के बारे में, ठीक है। इधर देख लीजिए, मैं आपको इधर खाली जगह पर समझा देता हूं। हम लोग बात कर रहे हैं ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की, ठीक है। स्थापना इसकी भारत में करी गई थी। क्वेश्चन देखो यहां से कितने बनते हैं। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब करी गई, 1939 में करी गई। किसने करी, सुभाष चंद्र बोस ने करी। साथ में इसके फाउंडर महात्मा गांधी भी माने जाते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो कई बार ऑप्शन यूपीएससी और स्टेट पीएससी जैसे एग्जाम्स में मिलाकर भी ऑप्शन दे देता है, तो आप परेशान मत होना।
सुभाष चंद्र बोस के साथ महात्मा गांधी को भी इसका क्रेडिट जाता है। अब देखो, ये जो ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी गई थी, इसको तुरंत ही सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी के साथ मिलकर कांग्रेस से इसको मर्ज कर दिया था। ठीक है, तो इसकी कांग्रेस से मर्जिंग भी सेम ईयर ही हो गई थी 1939 में। अब देखो, यहां पर एक चीज आपको और ध्यान रखना है, इसका हेडक्वार्टर क्या था? इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली था, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का। दूसरी चीज आपको यह ध्यान रखनी है कि ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का जो फ्लैग था, जो इसका झंडा था, वो बेसिकली किस कलर का था? रेड कलर का था, और इसमें एक टाइगर बना था इस तरीके से येलो कलर का। तो आपको ध्यान रखना है कि सिंबल क्या था? टाइगर था। तीसरी चीज यहां पर ध्यान रखनी है कि जो ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक है, इसको लेफ्ट विंग बोला जाता था पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, ओके, और कांग्रेस फ्रंट विंग बोला जाता था। तो कांग्रेस का लेफ्ट विंग इसको बोला गया। लेकिन ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक को दो विंग में और बांटा गया था। एक विंग इसका स्टूडेंट विंग था, और दूसरा विंग था इसका यूथ विंग। जो स्टूडेंट विंग था, इसको ऑल इंडिया स्टूडेंट ब्लॉक के नाम से जाना जाता है, ऑल इंडिया स्टूडेंट ब्लॉक। इसी तरीके से जो इसका यूथ विंग है, इसको ऑल इंडिया यूथ लीग के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखना है, स्टूडेंट वाला विंग ऑल इंडिया स्टूडेंट ब्लॉक के नाम से जाना जाता है, और ये वाला यूथ वाला ऑल इंडिया यूथ लीग के नाम से जाना जाता है। तो इतनी चीज आपको ध्यान रखनी है ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक से जुड़ी हुई। अब आगे बढ़ते हैं। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि सुभाष चंद्र बोस ने एक और पार्टी की स्थापना करी थी। एक्चुअली पार्टी क्या है? ये रेजिमेंट है, जिसको रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट। रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर, म्यांमार में करी थी। ध्यान रखिएगा, रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट दुनिया की पहली ऐसी रेजिमेंट थी, या फिर आप बोल सकते हो आर्मी थी, जिसमें महिलाओं को इंडक्ट किया गया था। तो आप ये भी बोल सकते हो कि दुनिया का पहला ऐसा कंट्री कौन सा है जिसने विमेंस को कॉम्बैट ट्रेनिंग दी थी, लड़ने की ट्रेनिंग दी थी फ्रंट पर? तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा भारत। और इसकी स्थापना भी सुभाष चंद्र बोस ने ही करी थी। अब आगे बढ़ते हैं। क्रिप्स मिशन और क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद देखो, अब वर्ल्ड वॉर सेकेंड आपका खत्म हो जाता है 1945 में, लेकिन इससे पहले आजाद हिंद फौज की भी स्थापना करी जाती है। आजाद हिंद फौज की स्थापना मेनली तो करी थी रास बिहारी बोस ने, रास बिहारी बोस। लेकिन रास बिहारी बोस की उम्र काफी हो चली थी, इस वजह से इन्होंने इसकी बागडोर किसके हाथ में दे दी थी? 1943 में इसकी बागडोर इन्होंने सुभाष चंद्र बोस के हाथ में दे दी थी। तो सुभाष चंद्र बोस ने ही आगे चलकर इसका संचालन किया है। अब यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये जो आपका आजाद हिंद फौज है, इसके फाउंडर अगर बोलता है तो आपका आंसर होगा रास बिहारी बोस। अगर रियल फाउंडर बोलता है तो आपका आंसर क्या होगा? सुभाष चंद्र बोस। अब देखो, 1945 में वर्ल्ड वॉर सेकेंड खत्म हो जाता है, और वर्ल्ड वॉर सेकेंड होने के बाद जो ब्रिटेन होता है, पूरे वर्ल्ड में इसकी थू थू हो जाती है। ब्रिटेन को भारी नुकसान होता है, और इसको पूरे वर्ल्ड में क्रिटिसाइज किया जाता है, क्योंकि ब्रिटेन वो कंट्री है जिसने लगभग दुनिया के आधे कंट्रीज के ऊपर शासन किया है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब आप किसी के ऊपर जबरदस्ती फोर्सफुली जब आप शासन करते हो, तो ये क्रिटिसिज्म का ही मैटर है। तो इसके बाद ब्रिटेन, अब क्योंकि दुनिया बदल रही थी, वर्ल्ड वॉर सेकेंड खत्म हो चुका था, और ब्रिटेन को भी ऑफिशियली दुनिया के सामने अपनी एक इमेज बनाने की जरूरत पड़ रही थी, ऑब्वियसली, क्योंकि सुपर पावर अगर फिर से बनना था, सुपर पावर या फिर डेवलप्ड कंट्रीज के जोन में हमेशा रहना था, तो ब्रिटेन को कुछ चीजों का इस टाइम पर ख्याल करना था इंटरनेशनल लेवल पर। और इस बेसिस पर, क्योंकि भारत का जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट था इस टाइम पर, ये पूरे तरीके से एक्सप्लोर हो चुका था। अब पूरी दुनिया की नजर भारत के इंडिपेंडेंस मूवमेंट पर आ चुकी थी, और सबको पता था कि ब्रिटेन किस तरीके से अत्याचार कर रहा है पिछले 300 सालों से। तो यहां पर ब्रिटेन में उस टाइम पर प्रधानमंत्री होते हैं क्लेमेंट एटली, और ये फैसला लेते हैं कि भारत में कैबिनेट मिशन भेजेंगे। भारत में 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन आता है। इस टाइम पर भारत के वायसराय होते हैं लॉर्ड बॉवेल, और इस कैबिनेट मिशन में 3 अधिकारी आए होते हैं। ये 3 अधिकारी होते हैं लॉर्ड पथिक लॉरेंस, या इन्हीं को सर पथिक लॉरेंस भी बोलते हैं। दूसरे थे सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, और तीसरे थे एवी अलेक्जेंडर। इन दोनों में से लीड कर रहे थे कैबिनेट मिशन को सर पथिक लॉरेंस। ये सर पथिक लॉरेंस ही हैं, ठीक है। तो जब कैबिनेट मिशन भारत में आता है, तो साथ ही वहां से एटली डिक्लेरेशन किया जाता है। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटेन से क्लेमेंट एटली एक डिक्लेरेशन करते हैं, और ये डिक्लेरेशन ये होता है कि भारत को 30 जून 1947 से पहले आजाद कर दिया जाएगा। और इसी के साथ यहां पर इस टाइम पर भारत के जो वायसराय होते हैं लॉर्ड बॉवेल, इनको बदलकर इनकी जगह पर एक नया वायसराय नियुक्त किया जाता है कैबिनेट मिशन के द्वारा,
और इनका नाम क्या है? लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का नया वायसराय बनाते ही इसको जिम्मेदारी दी जाती है कि भारत को आजाद कराने की और पूरी फॉर्मेलिटीज ये आपके हाथ में है। अब आपको देखना है कि किस तरीके से भारत को आजाद कराना है। लॉर्ड माउंटबेटन अपना एक प्लान बनाता है और इस प्लान को लॉन्च करता है 3 जून 1947 के लिए। यह प्लान 3 जून 1947 के लिए यह है कि लॉर्ड माउंटेन हैज डिसाइडेड इंडिया विल बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, अ हिंदू स्टेट विच विल नोन एज हिंदुस्तान, और एक दूसरा स्टेट बनेगा मुस्लिम स्टेट जिसको पाकिस्तान के नाम से जाना जाएगा। साथ में देखो क्लेमेंट एटली ने क्या बोला था, इन्होंने बोला था कि भारत को 30 जून 1947 से पहले आजाद कर दिया जाएगा, और लॉर्ड माउंटबेटन भारत को 3 जून 1947 को ही आजाद करने की बात करता है। और साथ में ये बोलता है कि 15 अगस्त 1947 तक का आप सभी के पास टाइम है। भारत को दो हिस्सों में विभाजित किया जा रहा है, तो जो मुस्लिम्स हैं वो मुस्लिम स्टेट में चले जाएं और जो हिंदूज हैं वो हिंदू स्टेट में चले जाएं। जो हिंदूज हैं वो हिंदुस्तान में रहेंगे और जो मुस्लिम्स हैं वो पाकिस्तान में रहेंगे। इसी के चलते विदाउट एनी प्रॉपर प्लानिंग, क्योंकि प्लानिंग तो उन्हें करनी नहीं होती है, उन्हें जाते जाते हमारे बीच में ऐसी खाई खोदनी होती है धर्म की जो कि कभी ना पटे, और ऐसा करने में लॉर्ड माउंटबेटन पूरे तरीके से सक्सेसफुल रहा। उसने किसी को कोई भी मौका नहीं दिया, ना ही ऑफिशियली किसी भी चीज का यहाँ पर अरेंजमेंट कराया गया, ना ही लोगों से पूछा गया। सिर्फ और सिर्फ खुले तौर पर अनाउंस कर दिया गया कि जो हिंदू है वो हिंदुस्तान में रहेंगे और जो मुस्लिम्स हैं वो पाकिस्तान में रहेंगे। और यहाँ पर बॉर्डर डिवाइडेड कर दिए गए और भारत को यहाँ पर डिवाइड भी बड़ी ही बुरी तरीके से किया गया। एक ये वाला हिस्सा पाकिस्तान बनाया गया और ये वाला हिस्सा एक पाकिस्तान बनाया गया। दिस इज कॉल्ड ईस्ट पाकिस्तान, हालांकि आज की डेट में इसको बांग्लादेश बोलते हैं, और दिस इज कॉल्ड वेस्ट पाकिस्तान उस टाइम पे। अब आप देख रहे हो कि किस तरीके से इसका विभाजन किया गया कि ना चाहते हुए भी अगर दोनों पाकिस्तान के एरियाज को अगर हमें मर्ज करना है तो रोड कहां से निकालनी होगी? बीच भारत से निकालनी होगी। अल्टीमेटली ये सिर्फ और सिर्फ साजिश थी पूरे तरीके से भारत को खंड खंड करने की। और यहाँ पर होता क्या है, रिजल्टेंट आनन फानन में दंगे होते हैं, भारत में राइट्स होते हैं, हिंदू मुस्लिम्स में लाखों की तादाद में लोग मारे जाते हैं। जो वहां से हिंदूज होते हैं वो यहाँ तक आने में बीच में कई सारे सरवाइव नहीं कर पाते हैं। सिमिलरली यहाँ से जो मुस्लिम्स होते हैं वो वहां तक जाने में सरवाइव नहीं कर पाते हैं। और इस तरीके की दिक्कतों के चलते फाइनली 14 अगस्त को एक नया स्टेट बना दिया जाता है पाकिस्तान, और 15 अगस्त को एक दूसरा हिंदू स्टेट बना दिया जाता है जिसको इंडिया या हिंदुस्तान के नाम से जाना जाता है। सो ये आपका इंडिपेंडेंस मूवमेंट था 1947 तक का। जितने भी क्वेश्चन आपके बनते हैं पूरे यहीं से बनते हैं। बीच में गांधी नारा वाला जो मैंने आपको वीडियो दिया है उसको भी जरूर देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।